Good morning, students. Today we are going to continue this chapter number 12, Smart Charts. So let's start. Take out your textbook, open page number 165. Try yourself. इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको ये हॉट एंड कोल्ड करके बार ग्राफ जो था ये एक्सप्लेन किया था, है ना। दिस बार ग्राफ, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आपको 2 दिन के 4 सिटीज के टेम्परेचर मेजर किए। देखो 1 जून को दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु और जैसलमेर। 1 जून को जो टेम्परेचर था वो नोट करके ऐसा बार ग्राफ बनाया, और एक 1 दिसंबर को नोट किए सारे टेम्परेचर और उसका बार ग्राफ बनाया। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ भी क्वेश्चंस अगर कोई हमसे पूछे तो हम एग्जैक्ट इन बार ग्राफ को देखकर उनके आंसर्स दे सकते हैं, है ना। समझ में आया था। जैसे यहाँ 1 जून का था, विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून को कौन सी सिटी सबसे ज्यादा हॉटेस्ट थी, तो जिसका बार सबसे ऊंचा है, दिस इज जैसलमेर। तो इसका आंसर हो गया जैसलमेर। विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को सबसे ठंडी सिटी कौन सी थी, दिस इज शिमला। इसका सबसे कम टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर ज्यादा मतलब गर्म, टेम्परेचर कम मतलब कोल्ड। सो विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 days 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर। तो कौन सी सिटी ऐसी जिसके टेम्परेचर में बहुत कम फर्क पड़ा है। देखो 1 जून को 28 डिग्री था एंड 1 दिसंबर को 24 डिग्री था। इट मीन्स दिस इज बैंगलोर। तो हमको जो भी कोई क्वेश्चन पूछे रिलेटेड इनसे, तो हम फटाफट उनके आंसर दे सकते हैं, है ना। ये तो अब जो नेक्स्ट है वो ये है, ऑन एनी वन डे चूज एनी 3 cities एंड रिकॉर्ड देयर टेम्परेचर फ्रॉम द टीवी और न्यूज़पेपर। और बोल रहे एक दिन, किसी भी एक दिन आप कोई भी 3 सिटी चूज करो और उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड करो, टीवी से या न्यूज़पेपर से। मेक अ बार ग्राफ इन योर नोटबुक एंड आस्क योर फ्रेंड्स अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इट, सी इफ दे अंडरस्टैंड योर चार्ट। अब वो बोल रहे उसको रिलेटेड आप फिर क्या करो, एक वो बनाओ, चार्ट बनाओ, बार चार्ट, और उससे रिलेटेड उनके क्वेश्चंस पूछो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्या करूं, मैंने ये बनाया चार्ट। एक मैंने पहले बनाई, एक्सिस बनाएंगे हम बार ग्राफ के। ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब देखो बार ग्राफ में क्या होता है, इस तरीके से ग्राफ पेपर होता है ना, स्क्वायर स्क्वायर होते हैं ग्राफ पेपर में। जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ ये लाइक दिस। इसमें सीधा नहीं बन रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए लाइक दिस। ये देन और फिर ऐसे, ये ऐसे बार ग्राफ पेपर देखा है आपने। ग्राफ पेपर इस तरीके से, उसमें ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बने होते हैं, ग्रीन कलर का होता है जैसे हम बोलते हैं, उसमें हम लोग ये बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से ये एक ग्राफ पेपर है। उस ग्राफ पेपर पे मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया। यहाँ पे मैं लूंगी सिटीज के नेम्स। क्या लूंगी, सिटी। और इस वाले एक्सिस पे लूंगी मैं यहाँ पे टेम्परेचर। ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, TEMP, टेम्परेचर। ये 0। अब मैंने यहाँ पे लिया है दिल्ली। मैं अभी इनिशियल लिख रही हूँ खाली, हाँ, दिल्ली। फिर एक बॉक्स छोड़ के मैंने लिया यहाँ पे बेंगलुरु, और एक छोड़ के लिया सिक्किम। ठीक है। अब जैसे मैंने एक दिन 10 अप्रैल एक डेट ले ली मैंने, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को मैंने इन तीनों सिटीज का टेम्परेचर देखा। तो 10 अप्रैल को जो दिल्ली का टेम्परेचर था, यहाँ पे मैंने ले लिया, देखो स्केल ले लिया। यहाँ पर ये 0 है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब दिल्ली का टेम्परेचर मैंने मेजर किया तो वो आया 35। तो मैं क्या करूंगी, 35 तक ऐसे लाइन खींच के ये मैंने एक बना दिया ग्राफ दिल्ली का। ये हो गया, एक्सक्यूज मी, ये हो गया
बार ग्राफ ऑफ दिल्ली की, दिल्ली में कितना टेम्परेचर है 35, तो 35 तक एक्सक्यूज मी एक बना दिया। फिर मैंने लिया था बैंगलोर, बैंगलोर का टेम्परेचर मैंने नोट किया 30, वेयर इज 30, दिस इज 30, तो 30 तक हम एक बार ग्राफ बार बना देंगे 30 तक लेके। ये एक एक्टिविटी है, मैं खाली आपको समझाने के लिए बना रही हूँ कि किस तरीके से बार ड्रॉ करते हैं। मैंने क्या लिए, 3 सिटीज लिए थे, तीनों सिटी के टेम्परेचर मेजर किए और उसको नोटबुक में ऐसे ग्राफ बना दिया। और थर्ड सिटी लिया मैंने सिक्किम, सिक्किम में है 20 डिग्री, 20 कहाँ है, ये 20, तो 20 तक इसका ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ऐसा ग्राफ बना के मैंने अपनी नोटबुक में बना लिया। अब मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगी विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 10th अप्रैल। 10th अप्रैल को कौन सा सिटी सबसे हॉटेस्ट था, तो किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, दिल्ली का, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। फिर मैं पूछ सकती हूँ विच सिटी इज द कूलेस्ट ऑन 10th अप्रैल। 10th अप्रैल को सबसे कूलेस्ट सिटी कौन सा था, तो जिसका सब टेम्परेचर सबसे कम था, किसका टेम्परेचर सबसे कम है, सिक्किम, तो उसका आंसर हो गया सिक्किम। What is the difference in temperature in Bangalore and Sikkim on 10th April? 10th अप्रैल को बैंगलोर सिटी और सिक्किम सिटी के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस था, तो बैंगलोर का टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस, और सिक्किम का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आया, इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बार ग्राफ बना सकते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो एक एक्टिविटी हो जाती है और हमें समझ में भी जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें इससे मिल जाती है। समझ में आया, चलो आगे देखेंगे। ओके, नाउ rabbits in Australia, page number 164. Now 164 means 166 rabbits in Australia. Earlier, there were no rabbits in Australia. Rabbits were brought to Australia around the year 1780. At that time, there were no animals in Australia which ate rabbits. मतलब बहुत पहले जो है ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स नहीं थे। 1780 में वहां पे कुछ ऑस्ट्रेलिया में रैबिट लाए गए एट दैट टाइम। और उस समय पे क्या था, कोई भी एनिमल जो है ऑस्ट्रेलिया में वो रैबिट्स को नहीं खाता था। सो द रैबिट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट। तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो जो रैबिट्स की जो संख्या थी वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स। अब सोच रहे हो इतने सारे रैबिट्स हो गए तो उन्होंने फसलों की क्या हालत की होगी वहां पर। द टेबल शोज हाउ रैबिट्स ग्रू एवरी ईयर। ये टेबल बताता है कि किस तरीके से जो रैबिट्स हैं वो ग्रो किए फटाफट फटाफट, है ना। मतलब क्यों, क्या होता है, एक एक फूड चेन होती है, जैसे कुछ एनिमल को कोई एनिमल खाता है, कोई एनिमल को कोई एनिमल खाता है, तो उससे एक इकोसिस्टम जो होता है हमारा वो बैलेंस रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी रैबिट थे ही नहीं, तो वहां पे 1780 में कुछ रैबिट्स लाए गए, लेकिन तब कोई भी एनिमल जो है वो रैबिट्स को नहीं खाता था, तो इसलिए उनकी संख्या जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग गई। तो स्टार्ट 10 एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया में लेकर आए। 1 ईयर में उनकी संख्या हो गई, नंबर ऑफ रैबिट्स हो गए 18, 2 इयर्स में 32, 3 इयर्स में 58, 4 इयर्स में 105। तो कितनी जल्दी जल्दी देखो नंबर ऑफ रैबिट्स बढ़ने लगे। तो आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वाज a little less than double the number of rabbits in the last year, double the number in the last year, 8 more than the number in the last year, more than double the number of rabbits in the last year। तो किस हिसाब से नंबर ऑफ रैबिट्स बढ़ रहे हैं देखो। अब 8 का 10 का डबल कितना क्या होता है 20, लेकिन ये क्या है 18। 18 का डबल कितना होता है 36, लेकिन यहाँ पे क्या है 32। तो हम क्या देख रहे हैं, जितने नंबर ऑफ रैबिट्स थे एक साल में उनसे डबल से थोड़े से कम, है ना। 10 का डबल तो 20 होता है, लेकिन 18 20 से छोटा है, मतलब 20 से थोड़ा कम रह गया।
18 का डबल कितना होता है 36, यहाँ पे कितना है 32, मतलब डबल होने से थोड़ा सा बाकी रह गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें? ए, a little less than double the number of rabbits in the last year, कि लास्ट ईयर जितने रैबिट्स थे उनके डबल होने में थोड़ा सा कम, है ना? दिस इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ एट द एंड of 6 years the number of rabbits was close to 400, 600, 800, मतलब 6 years के बाद यहाँ पे कितने, देखो 4 years के बाद 105 है, अब 5 years में 105 का डबल कितना होता है 210, तो मतलब राउंड अबाउट 200 तक हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 में कितना हो जाएगा 200 का डबल 400, तो 400 के आसपास होंगे 6 years, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 400, है ना? एट द एंड ऑफ 6 years द नंबर ऑफ रैबिट्स वाज क्लोज टू 400। आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 1000, और कौन से ईयर के बाद जो वो है रैबिट्स की संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी। देखो अब 6 years में तो कहां तक पहुंच गई 400 तक, 7 years में 400 का डबल कितना होता है 800, 800 में थोड़ा सा कम, फिर क्या आएगा 6 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 8, ऐसे करते जाएंगे तो इसका मतलब 1788, क्योंकि कितने 80 में तो लाए हैं, है ना? तो 6 7 8 years, 6 years में कितने, देखो 6 years में हमने निकाला था 400 तक हो रहे हैं, 7 years में 800 के आसपास हो जाएंगे, और 8 years में कहाँ तक हो जाएंगे 1600 तक हो जाए, लेकिन 1000 तक पूछा है, तो मतलब 7 years ऐड कर दो अगर इसमें 1780 में 8 years ऐड करो तो कितना हो जाता है 1788। इसका मतलब which year did the number of rabbits crosses 1000? in 1788 years में जो है number of rabbits 1000 से क्रॉस कर जाएंगे। अब आता है फैमिली ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से सुनना। माधव वेंट टू अ वेडिंग अलोंग विद हिज पेरेंट्स, माधव जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक शादी में जाना चाहता है। He met many relatives there, और वहां पे उसके बहुत सारे रिलेटिव्स आए होंगे, बट he did not know everyone, लेकिन वो हर किसी को नहीं जानता। होता है ना किसी शादी में किसी फंक्शन में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे रिलेटिव्स मिलते हैं, मम्मी पापा सबको जानते हैं लेकिन हमको जानने में थोड़ी परेशानी होती है कि नहीं इसको तो मैं नहीं जानता, ऐसा होता है ना। He met his mother's grandfather but found that her grandmother is not alive। अब वहां पे उसने क्या देखा, अपनी मम्मी के दादा, मम्मी के दादा मतलब मम्मी के पापा, लेकिन उसने क्या देखा उसकी जो ग्रैंड मदर है वो जिंदा नहीं है, बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर, मतलब उसकी मम्मी की जो ग्रैंड मदर है वो जिंदा नहीं है। ही ऑल्सो फाउंड दैट हर डैड्स मदर, और वहां पे उन्होंने क्या देखा अपनी सॉरी, ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादीज मदर, अपनी दादी की मम्मी is still alive, वो अभी तक जिंदा है, and is more than 100 years old, और 100 से भी ज्यादा साल की है। माधव got confused, अब माधव जो है वो कंफ्यूज हो गया। he could not imagine his mother's grandmother's mother, मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मम्मी की ग्रैंड मदर की मदर उसको देखने को मिलेगी। सो माधव मदर मेड अ फैमिली ट्री, तो माधव की मम्मी ने क्या किया उसके लिए एक फैमिली ट्री बनाया। देखो ये देखो, ये है माधव, ये है माधव, ठीक है, ये है माधव, ये माधव के फादर और ये माधव की मदर, ठीक है, माधव्स फादर माधव्स मदर। अब माधव की मदर के मम्मी पापा, ठीक है, तो माधव के माधव की मम्मी के मम्मी पापा, तो ये क्या हो गए, इसकी मम्मी का नाम क्या है शोभना, शोभना के पापा और शोभना की मम्मी, जो इसके माधव के क्या हो गए ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हो गए। ओके, अब शोभना के पापा के
मम्मी पापा, शोभना के दादा और शोभना की दादी। वहां पे ये लिखा है ना कि उसने वहां पे अपने मदर के ग्रैंडफादर को देखा, लिखा है ना यहाँ पे, he met his mother's grandfather, मतलब उसकी मदर्स के ग्रैंडफादर को उसने देखा, बट फाउंड दैट हर ग्रैंडमदर इज नॉट अलाइव, मतलब उसकी दादी जिंदा नहीं थी। ठीक है, अब शोभना की मम्मी के पापा मम्मी, वो शोभना के क्या हो गए, नाना नानी। अब उनके भी अलग अलग पेरेंट्स होंगे, देखो शोभना के दादा के, शोभना दादाज फादर, दादाज मदर, शोभना की दादी के पापा मम्मी, शोभना के नाना के मम्मी पापा, और शोभना के मम्मी, शोभना की नाना नानी, है ना। तो कितने बड़े, कितने तक हो गया देखो। तो फर्स्ट जनरेशन क्या हो गई, माधव, फर्स्ट जनरेशन इज माधव, है ना। देखो फर्स्ट जनरेशन इज माधव, सेकंड जनरेशन क्या हुई, माधव के मम्मी पापा, देन थर्ड जनरेशन ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, शोभना के मम्मी पापा, देन फोर्थ जनरेशन ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उसके माधव के ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स, एंड फिफ्थ जनरेशन हो गए ग्रेट 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 पेरेंट्स, माधव के ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स। तो 3 बार हो गया ग्रैंड 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 पेरेंट्स। ठीक है, अब इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है, समझ में आया क्या दिया हुआ है। माधव एक लड़का है, उसके फादर और मदर है, तो फादर के साइड के नहीं दिए, खाली मदर के मम्मी पापा दिए। फिर उस मदर का नाम है शोभना, शोभना के पापा के मम्मी पापा, शोभना के क्या हो गए, दादा दादी, और शोभना की मम्मी के मम्मी पापा, शोभना के क्या हो गए, नाना नानी, और इसके क्या हो गए, वो ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। अब शोभना के दादा के मम्मी पापा, शोभना की दादी के मम्मी पापा, और ऐसे शोभना के नाना के मम्मी पापा और शोभना की नानी के मम्मी पापा, जो उसके क्या हो गए, माधव के ग्रैंड 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 पेरेंट्स हो गए। अब क्वेश्चंस क्या दिए हुए देखो नीचे इसमें, माधव्स मदर हेल्प हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग। अब माधव की मम्मी ने जो है उसको ये फैमिली की ट्री की ड्राइंग करके उसको मदद किया, हेल्प किया बताने में। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट योर older grand generations using such a family tree। आप भी अपने पेरेंट्स को पूछ के, आपके दादा दादी के मम्मी पापा, फिर उनके मम्मी पापा, उनके बारे में पूछ के ऐसा फैमिली ट्री बना सकते हो। सो हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव, माधव का नहीं पूछा है, किसका पूछा है, शोभना, शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं। क्या लगता है आपको, शोभना कहाँ है, यहाँ, शोभना के 4 ग्रैंड पेरेंट्स हो गए ना, देखो दादा दादी और नाना नानी। तो शोभना के कितने ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, 4, 1 2 3 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव, माधव के कितने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स है। देखो माधव के 1 2 3 4 5 6, है ना, कहाँ गया माधव, ये। तो माधव के कितने, हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए ना माधव के, 1 2 3 4 5 6, नहीं कितने, 8। माधव के, ये माधव के ग्रैंड पेरेंट्स हो गए ये 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 8 ग्रैंड पेरेंट्स लिखा है। हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव, माधव के ग्रैंड पेरेंट्स हो 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी 8। शोभना ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, तो माधव के ग्रैंड ग्रैंड तो एक हो गए 2, और ये हो गए 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रैंड पेरेंट्स हैं माधव के। हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव, माधव के कितने ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 8। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज
हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली? देखो 6 जनरेशन में कितने हैं, अभी 7 जनरेशन का पूछ रहे हैं। क्या चैप्टर, दिस इज 5th जनरेशन में कितने हो गए? देखो 5th जनरेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है 5th जनरेशन में, तो 6 जनरेशन में इसके डबल हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 है ना। 5th जनरेशन में कितने हैं? 8 ग्रैंड पेरेंट्स, तो इसके 6 जनरेशन में डबल हो जाएंगे, 8 2 जा 16, तो मतलब 6 जनरेशन में कितना 16, अब 7 जनरेशन में उसके डबल हो जाएंगे, तो 16 2 जा 32, इसका मतलब कितने हो जाएंगे उसके 7 जनरेशन में? 32 फैमिली मेंबर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if he takes his family tree forward, in which generation will be find 120 elders? अब इसी फैमिली जनरेशन ट्री को बढ़ाता, जैसे देखो यहाँ पे शोभना के मम्मी पापा, फिर पापा के मम्मी पापा, फिर मम्मी के मम्मी पापा, फिर शोभना के दादा के मम्मी पापा, दादी के मम्मी पापा, अब शोभना के दादा के पापा के मम्मी पापा, फिर उसकी मम्मी के मम्मी पापा, ऐसे करके कब तक जो है 128 फैमिली। देखो 6 जनरेशन में हो गए 16, 7 जनरेशन में हो गया 32, 8th जनरेशन में 32 का डबल, 32 का डबल कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ये कौन सी जनरेशन थी? 6 जनरेशन। दिस इज 7 जनरेशन, दिस इज 8 जनरेशन। अब 64 का डबल, 64 का डबल, 2 4 जा 8 2 6 जा 12, ये कौन सी जनरेशन हो गई? 9th जनरेशन, है ना। तो वही पूछा है, इफ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड, इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 120 एल्डर्स? 9th जनरेशन में उसके जो है 128 एल्डर्स हो जाएंगे, क्योंकि हर जनरेशन में डबल हो रहे हैं ना। देखो 3rd जनरेशन में 2 थे, तो 4th जनरेशन में 4 हो गए, तो 5th जनरेशन में कितने हो जाएंगे? उसके डबल 8, है ना। इस तरीके से इनको करना है। समझ में आया? फैमिली ट्री से हम अपने अपने आप पेरेंट्स को पूछ के देखना, अपने दादा दादी का नाम, फिर दादा दादी के पेरेंट्स अगर आपको पता हो, तो इस तरीके से आप फैमिली ट्री बना के इजीली फाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के का ग्रो होते हुए चार्ट बनाया है। सी अमित showed a few seeds of मूंग दाल in the ground. Sowed मतलब बोए, अमित ने कुछ मूंग के दाल के दाने ग्राउंड में बोए। The length, the height of the plant grew to 1.4 centimeter in the first 4 days. शुरू के 4 दिन जो है उस प्लांट की हाइट जो है वो कितनी हुई? 1.4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर, उसके बाद जो है उसने देखा वो जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होने लग गई। अमित मेजर्ड द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 days एंड पुट अ डॉट ऑन द चार्ट। अब उसने क्या किया, हर 4 दिन के बाद प्लांट की हाइट मेजर की और चार्ट पर एक डॉट लगाता गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द डॉट मार्क ऑन द 4th day, you can see on the left side scale that it is 1.4 centimeter height. Now look at the height of each dot in centimeter and check from the table if he has marked the dot correctly. समझ में आया वो क्या करता गया? हर 4 दिन के बाद उसने प्लांट की हाइट मेजर, जैसे पहले के शुरू के 4 दिन 0, जिस दिन उसने बोए थे बीज उस दिन तो 0 0, फिर 4 दिन बाद देखा उसने प्लांट की हाइट कितनी हो गई? 1.4। तो स्टार्टिंग में तो प्लांट बहुत बहुत स्लोली ग्राउंड से निकलता है, लेकिन जब एक बार वो निकल जाता है बाहर तब वो फिर तेजी से बढ़ता है ना। तो आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर, यही यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि इसके बाद जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। Amit measured the height of the plant after every 4 days and put a dot on the chart. अब वो हर 4 दिन के बाद जो है प्लांट की हाइट को मेजर करता था और एक चार्ट पे डॉट लगा देता था कि यहाँ तक हो गई। हाइट को मेजर किया चार्ट पे और वहां पे एक डॉट लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द डॉट मार्क ऑन द 4th day, you can see on the left side scale that it is 1.4 centimeter high.
Now look at the height of each dot in centimeter and check from the table if he was marked the dot correctly. अब उसने यहाँ मेजर करके लिखे हैं मार्क्स, है ना? तो सी, तो यहाँ देखो उसने क्या किया है, यहाँ पे उनको मेजर कर करके, ये देखो ये है डॉट। अब इस डॉट को आपको क्या करना है, स्केल से मेजर करना है। स्टार्टिंग के 4 डेज देखो यहाँ पे वो दी हुई है डेज, आफ्टर हर 4 डेज के बाद उसने मार्क किया है। 4 डेज के बाद उसकी हाइट उसने कितनी मेजर की थी, 1.4। तो देखो सी दिस इज 1, और 1 से लेके 2 तक का जो डिस्टेंस है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और ये थोड़ा सा बड़ा हुआ जो है वो 8 है, सॉरी 5 है। तो 5 के बाद 6 7 8, तो ये हो गई 8। अब उसके बाद उसने यहाँ पर किया 8 डेज, 4 के बाद आफ्टर 4 डेज 8 हो गया। 8 के बाद उसने जो डॉट लगाया वो कितना लगाया, 5.3। देखो यहाँ से यहाँ पे स्केल रख के आप देखोगे तो 5.3 आ रहा है। तो 8 डेज बाद उसकी हाइट कितनी हो गई, 5.3। फिर 4 डेज आफ्टर 8 के बाद 9 10 11 12, 12 डेज के बाद उसने हाइट मेजर की तो वो आई 9.5। तो स्केल रख के देखो आप यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 9.5। ओके, देन 12 के बाद 4 डेज 13 14 15 16, 16 डेज में जो हाइट आई है वो आई है 10.2। आप स्केल मेजर करके देखोगे, दिस इज 10.2। देन आफ्टर 4 डेज 16 के बाद 17 18 19 20, 20 में जो हाइट आई है दिस इज 10.9। यहाँ पे स्केल रख के देखो 10.9। तो इसका मतलब उसने जो डॉट लगाए हैं, तो क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, वो यही क्वेश्चन पूछ रहा है सी कि now look at the height of each dot in centimeter and check from the table if he was marked the dot correctly। ये जो डॉट उसने लगाए हैं, मार्क किए हैं, क्या वो करेक्टली लगाए हैं? यस, ही हैज मार्क द डॉट करेक्टली। उसने जो मार्क लगाए हैं डॉट वाले वो एकदम सही लगाए हैं। ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। कौन से दिन में प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा एकदम से चेंजेस आए हैं। देखो यहां से यहां तो है, लेकिन 8 से 12 डेज के बीच में प्लांट की जो हाइट है वो काफी सारी बढ़ी हुई है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 8 to 12। बिटवीन विच डेज, कौन से दिन के बीच में लेंथ की हाइट के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, तो किसके अंदर आया है, 8 to 12 के बीच में। फिर और क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, what could be the length of this plant on the 14 days। अब बोल रहे 14 डेज के बाद उस प्लांट की हाइट कितनी होगी। देखो तो 14 डेज के बाद 16 की तो दी हुई है, सी आप यहाँ चार्ट देखोगे तो 12 to 16 दी हुई है, कितनी, 16 की दी है 10.2। अब 14 की पूछ रहे हैं तो 12 13 14 मतलब बीचों बीच, तो बीचों बीच आती है यहाँ पर, दिस इज मोस्ट ऑफ 9.9 के करीब हो जाएगी उसकी हाइट। राउंड अबाउट ही बोल सकते हैं देखो, क्योंकि बाकी तो क्या दिए हुए यहाँ पे 8.7, तो 8.7 तो बहुत कम हो जाएगा, 10.2 तो ज्यादा हो जाएगा, 10.5 भी ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स 9.9 जो है वो अप्रोक्सीमेट हाइट होगी आफ्टर 14 days। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100th डेज, मेक अ गेस। क्या प्लांट की हाइट ऐसे बढ़ती जाती है जैसे इसमें दिखाया, स्टार्टिंग में बढ़ती है, पहले एक बीज बोते हैं, फिर एक छोटा सा सैपलिंग निकलता है, फिर वो धीरे धीरे छोटा सा पौधा बनता है ना, छोटा सा प्लांट बनता है, फिर धीरे धीरे फिर एक बड़ा सा ट्री बन जाता है, फिर क्या वो और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है क्या, नहीं, नो। I think its length would be about 17 to 80 centimeter on 100 days। 100 days तक उसकी हाइट इतनी होगी, उसके बाद फिर जो है ज्यादा, फिर एकदम प्लांट ऐसा नहीं है कि हर बार बढ़ते जाते बढ़ते, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नाउ चैप्टर फिनिश, बस इस चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर का नाम था स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट मतलब हमने चार्ट्स के थ्रू हमने जो हमारे को डेटा हमने कलेक्ट किया, उस डेटा को रिप्रेजेंट किया डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में। कैसे कैसे, टेली मार्क हमने बनाया, हमने चपाती चार्ट जिसको कि हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। पाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रेड, फॉरेन में ब्रेड या उसको पाई बोलते हैं, इसलिए उसका दूसरा नाम पाई चार्ट भी होता है, जैसे हमने ये किया था। देखो बताती हूँ आपको, स्टार्टिंग से एक बार बताती हूँ आपको। हमने इसके अंदर टेलीमार्क, ये तो बहुत अच्छा होता है टेलीमार्क, जो मुझे बहुत मजा आता है करने में, कि आपको इन्फॉर्मेशन एनिमल, जैसे यहाँ पे एनिमल्स थे या व्हीकल्स लो या सिटीज लो, और उसके रिलेटेड कुछ डेटा आपने कलेक्ट किया, उस डेटा को आप काउंट करते जाओ और मार्किंग करते जाओ। बस इसमें 5 5 की मार्किंग करनी है, ये ध्यान रखना है
जैसे कैट देखी एक, फिर 2 बार देखी, 3 बार देखी, 4 बार देखी, 5 को ऐसे क्रॉस करना है। जैसे 5 के बंडल्स बनाते हैं जिससे काउंट करने में इजी रहे। तो इस तरीके से हम टेलीमार्क करके अपने जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इजीली हम उसके आंसर कोई भी हमें पूछे उसमें से दे सकते हैं, है ना। जैसे इसने सुमिता ने किया था, आधे घंटे तक रोड पे खड़ी रही और जितने व्हीकल जाते गए उन सबको टेलीमार्क कर दी गई, जिस तरीके से वो लगा दी गई। फिर उसने इजीली उनको काउंट कर लिया, साइकिल कितनी थी, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 20 25 26 27 28, 28 उसने साइकिल देखी। अब एक एक साइकिल को काउंट करती रहती तो और व्हीकल निकलते रहते, तो इसलिए उसने क्या किया, व्हीकल्स के नाम लिख के रखे। कार गई तो एक निशान लगा दिया, ऑटो रिक्शा गया तो एक निशान लगा दिया, साइकिल गई तो निशान लगा दिया। ऐसे वो टेलीमार्क करते गई और एट द लास्ट उसने नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट कर लिए। कार कितनी गई, 5 + 5 10 + 2 12। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स मालूम चल गए, है ना। तो टेलीमार्क से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे ये था, ईवीएस की टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि आप अपने घर में मम्मी की किस तरीके से हेल्प करते हो, तो बच्चों ने डेटा दिया कि कितने 47 बच्चों ने बोला गोइंग टू द मार्केट, 15 बच्चों ने बोला बर्तन धोके, वॉशिंग यूटेंसिल, 3 बच्चों ने बोला वॉशिंग क्लोथ्स, 25 बच्चों ने बोला मेकिंग सर्विंग फूड, और 10 बच्चों ने बोला क्लीनिंग द हाउस। इस इंफॉर्मेशन को उसने क्या किया, इस चपाती चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब जिसमें ज्यादा लोगों ने जो दिया उसका बड़ा पोर्शन। इस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं चपाती चार्ट में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या क्या होते हैं, इसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, उन इंफॉर्मेशन को देखकर हम जो भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसका हम आंसर दे सकते हैं। जैसे 2 दिन 1 जून और 1 दिसंबर को 4 सिटीज का टेम्परेचर मेजर करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो कहाँ ज्यादा गर्मी थी, कहाँ ज्यादा ठंडी थी, किसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन हम डायरेक्ट इस चार्ट को देख के दे सकते हैं, है ना। और इस लेक्चर में आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम कोई हमें डेटा दिया हो और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछे हो तो हम उनका आंसर दे सकते हैं। फैमिली ट्री के बारे में हमने पढ़ा, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो अब इस नेक्स्ट क्लास में मैं इसके जो वर्कबुक है वो सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप 4 to 5 के बीच में मुझसे पूछ सकते हो। तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। So that's it for today's lecture. Bye and take care.